परसेंटेज डिक्रीज है ना। अब आपके पास रेवेन्यू कंपनी का बढ़ है, एक्सपेंसेस कम हो रहे हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। कुछ अजीब तो नहीं लग रहा? मेरे ख्याल में काफी अजीब बात है कि रेवेन्यू बढ़ है और एक्सपेंसेस कम हो रहे हो। यहां पर क्या था, रेवेन्यू भी बढ़ रहा था, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी बढ़ रहे थे। अब इस पे मिस का बड़ा एतराज था, वो कहते हैं नहीं इतना कोई फर्क नहीं है, इसको डोंट मेक इट एन इशू। मैं ज़्यादा स्केप्टिकली देख रहा था तो मैंने कहा नहीं दिस इज़ एन इशू। फिर हमने कहा चलें इस एतराज़ को हल करते हैं। इधर जब आए हैं तो सीन ही बदल गए, एक्सपेंसेस कम हो रही हैं। तो अब आपके पास चलें, यहाँ तक तो हमने एनालिसिस कर लिया। ये अभी ना आपने इतनी मेहनत जो की है, ये अभी आपने सिर्फ रिस्क फैक्टर आइडेंटिफाई की है। क्या रिस्क फैक्टर आइडेंटिफाई की है? जी जी, अल्लाह ना करे कि इस तरह का सवाल आए, ये तो बुरे वक्तों के लिए है। तो इसीलिए तो पहले से करवा रहे हैं, वो भी करवा रहे हैं जो मतलब जो आ चुकी है, और वो भी कर रही हैं जो आ सकती हैं। कोई भी चीज अगर दी हो, मतलब कोई ना कोई काम होगा उसका, नहीं दी हो इंफॉर्मेशन। हाँ नहीं इस तरह नहीं, सवाए कंपनी लॉ के क्वेश्चंस में, सवाए कंपनी लॉ के क्वेश्चंस में, बाकी क्वेश्चंस में इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन। वैसे भी नहीं लिखी ना, हम अपने दादा को लिख सकते हैं हमारे मुताबिक रेवेन्यू इतना बनना चाहिए था, वो अंडरस्टेट ला दे। परसेंटेज की टर्म्स में आप कह रहे हैं नहीं लिख। वैसे इस सिचुएशन में आप क्योंकि वो है ना डिक्रीज है, तो इसमें आप बेशक परसेंटेज ना कैलकुलेट करें। आप कहें भाई रेवेन्यू बढ़ है, एक्सपेंसेस कम हो रहे हैं, दिस इन इट्स ओन राइट इज इनफ, वो भी काफ़ी है। अच्छा, आपने ये परसेंटेज एनालिसिस कर लिया, ये भी आपने आइडेंटिफाई किया रिस्क फैक्टर, यहाँ तक पहुँच गए। इसके बाद आपके पास जो सेकेंड सिचुएशन है, इसके बाद जो आपके पास सेकेंड सिचुएशन है वो क्या है? जो सेकंड सिचुएशन बनती है वो है इसके बाद जो सेकंड सिचुएशन है वो बनती है, जो स्टेप 2 है उसमें क्या लिखेंगे? देयर इज अ रिस्क दैट operating expenses have been understated, operating expenses have been overstated. ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यूं देखें, तो असल जो पिक्चर है, ये वन ऑफ को तो निकाल दिया ना, ये 835 आपका कंपैरिजन, असल सही कंपैरिजन क्या है? 597 और 690 का, या 835 और 690 का? इसका और इसका ना। तो एक्सपेंसेस, आपको यही इशू हुआ है ना कि एक्सपेंसेस घट कैसे रही है, एक्सपेंसेस कम कैसे हुए हैं? तो देयर इज अ रिस्क दैट एक्सपेंसेस हैव बीन अंडरस्टेटेड। हाँ हाँ, वो तो दो के अलावा, ये तो दो वन ऑफ है ना, इसके अलावा जो नॉर्मल एक्सपेंसेस हैं उनमें कुछ मसला नजर आ रहा है, क्योंकि ये एक्सपेंसेस तो पिछले साल थे ही नहीं। ये बात सबको समझ में आ रही है? मैंने इसलिए इस 835 को जब कंपेयर किया, मैं देखा नहीं सेंस बन रही, पहले इसको नॉर्मलाइज करूं, पहले इसको इसके साथ कंपेयरेबल तो बनाऊं, इस काबिल तो बनाऊं कि ये और ये नंबर आपस में कंपेयरेबल हो जाए। जब कंपेयरेबल बनाया तो पता लगा कि सिचुएशन डिफरेंट है। ठीक है, तो देयर इज अ रिस्क दैट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में हैव बीन अंडरस्टेटेड, या ये भी हो सकता है कि रेवेन्यू ओवरस्टेट हुआ हो, और ये रिस्क तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो ये आपने बेसिकली इसमें डिस्कस करना था। अच्छा जी, इसके बाद आपके पास सर आ जाता है जो इसके सब नोट्स गिवन है। सब नोट्स में आपके पास सब नोट 1 और 2 में क्या है? इन जून 2008 ब्लू बेल कंपनी ग्रांटेड 50 मिलियन शेयर ऑप्शंस टू एग्जीक्यूटिव्स एंड एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी फॉर द फर्स्ट टाइम
since its incorporation. In June 2008, मैंने कल आप लोगों को तारीखों के बारे में एक नसीहत की थी, हाँ? नहीं, एक नसीहत की थी तारीखों के बारे में। वो नसीहत थी क्या? कंपेयर करना होता है डेट्स को। करते हैं कंपेयर? आफ्टर द ईयर एंड आ रहा है ना? सर 30 जून नवंबर है ना, 30 नवंबर। ईयर एंड 30 नवंबर है, तो इसका मतलब है आफ्टर द ईयर एंड ही बना ना, बिफोर द ईयर एंड बना नहीं। देख रहे हैं आप लोग सही तरह? चलें, यहाँ तक तो माशाल्लाह हमने ये फैसला कर लिया कि ये बिफोर द ईयर एंड। अच्छा, बिफोर द ईयर एंड है, ड्यूरिंग द ईयर ही वैसे फॉल कर रहे हैं, पिछले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का तो नहीं है। ठीक हो गया, ये भी हमने फैसला कर लिया। फिर ऐसी सिचुएशन में क्या देखना होता है? टाइम अपोर्शनमेंट का तो नहीं सोचना होता? नहीं सुन, इसी के लिए तो कल इतनी मैंने, हाँ, किस चीज़ की? देखें, फॉर एग्जांपल अगर कोई फिक्स्ड एसेट इस तरह जून 2008 में एक्वायर हुआ हो, तो असल में ना ये वाली जो ट्रांजैक्शन है ये आप लोगों ने पढ़ी नहीं है। इस शेयर बेस्ड पेमेंट ना, ये वाली ये ट्रांजैक्शन IFRS 2 में कवर होती है, वो इस सिलेबस में नहीं है। मैं सिर्फ उससे डेट से आपको जो, और मैं आपको इसकी अकाउंटिंग आपसे एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इस तरह से ना आपको 2 रिस्क्स निकलवा के दूंगा। ये ट्रांजैक्शन पहली दफ़ा हुई है सर, ये कंपनी उसमें चल रही थी, मतलब लॉसेस में, तो उन्होंने इस दफा शेयर्स इशू कर दिए ताकि कंपनी, लेकिन कोई कंसर्न की बेसिस पे वैसे होने चाहिए। बिल्कुल सही। यहाँ पर मसला जो है ना वो डिफरेंट है। ये वाला जो पॉइंट है ना, ये आप लोगों ने इसकी अकाउंटिंग में नहीं, मैं आपको लेके जाऊंगा, क्योंकि वो अकाउंटिंग आपसे कभी भी सवाल ही नहीं पैदा होता, टेस्ट कर ले। लेकिन इसमें क्या है, ये ड्यूरिंग द ईयर ट्रांजैक्शन हुई है, तो जिस तरह डिप्रिसिएशन के एक्सपेंस को टाइम अपोर्शन करते हैं, तो इस एक्सपेंस को भी ना टाइम अपोर्शन किया जाता है। ये शेयर्स आप एग्जेक्टिव्स को दे रहे हैं एज अ रेम्यूनरेशन, तो जिस तरह उनकी सैलरी को एक्सपेंस आउट करते हैं उस तरह ना इसको भी एक्सपेंस आउट करते हैं, लेकिन टाइम अपोर्शन करेंगे। एक बात, देयर इज अ रिस्क, मुझे अभी श्योरिटी नहीं है, अभी मैं प्लानिंग फेज में हूँ, टाइम अपोर्शन ना किया हो, क्योंकि एज एन ऑडिटर मुझे प्लान करना है विद एन एटीट्यूड, प्लान एंड परफॉर्म करना है ऑडिट विद एन एटीट्यूड ऑफ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। अच्छा, दूसरी चीज़, कभी भी पेपर में आपको कोई कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन बताई जाए ना, कभी भी पेपर में आपको कैसी ट्रांजैक्शन बताई जाए, कोई कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन बताई जाए, तो आपने एक पॉइंट ये बल्कि ना इस नुस्खे में ऐड कर ले, ये नुस्खे में ऐड कर लें कि कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन हो विच इज़ बीइंग अंडरटेकन फॉर द फर्स्ट टाइम, कोई कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन हो दैट इज़ बीइंग अंडरटेकन फॉर द फर्स्ट टाइम, तो उसमें क्या होगा, कोई भी ट्रांजैक्शन, कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन जो फर्स्ट टाइम अंडरटेक की जा रही हो, उसमें मिस्टेक्स के चांसेस ज़्यादा होंगे, उसमें मिस्टेक्स के चांसेस बढ़ जाएंगे अगर कोई ट्रांजैक्शन फर्स्ट टाइम अंडरटेक कर रहे हैं। तो ये बेसिकली इसमें एक और पॉइंट था जो कि आपने अंडरस्टैंड करना था। किसी को कोई शक? हाँ, इनहेरेंटली रिस्की होती है, एग्जैक्टली। तो ये बस इधर से पॉइंट था। अच्छा, इसके बाद सेकंड पॉइंट अगर आप लोग बता देना, ये आप लोगों को बता देना चाहिए, तो इससे आपकी अकाउंटिंग की भी तैयारी हो जाएगी, इससे आपकी अकाउंटिंग की भी तैयारी हो जाएगी अगर आप सेकंड पॉइंट बता दें। पढ़ लें ज़रा इसको। और ऑनलाइन वाले जो हैं, जो रेगुलर बैच में हैं, वो इतना भी अपने आप को आइसोलेटेड ना फील करें, ग्रुप अवेलेबल है जिसमें वो मैसेज कर सकते हैं, जो दूसरे वाला अब उनका क्लास का ग्रुप है, तो वो ग्रुप में अपने रिस्पॉन्सेज शेयर कर सकते हैं। आई एम सॉरी।
नहीं नहीं आंसर ऐसे नहीं, फिर तो वो सारा आपको पता है मज़ा नहीं रहता ना, स्पार्क ख़त्म हो जाता है। फ्लैट वाली बात मैंने सबसे पहले ये देखने की कंडीशन पे भी थोड़ी करती है, फ्लैट पे नेचुरल डिजास्टर है तो प्रॉब्लम है। पहुंच गए हैं आप काफ़ी हद तक। वैसे मुझे सिर्फ अब इसको ड्राफ्ट करके चले, नहीं पहले चले सारा ना 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 क्या क्या बात कर रही है, मेरा काम है, मेरा ही काम है वैसे तो अगले महीने। अच्छा उससे पहले आखिरी दिन तक मेरा ही काम है, आज आखिरी दिन नहीं नहीं, अभी नेक्स्ट वीक भी हैं क्लासेस, खैर अल्लाह रखे। हाँ जी ऑनलाइन वाले अब बिल्कुल सांप सूंघ जाएगा, अब नहीं वो होगा कि बोले, वैसे जो है पार्टिसिपेशन होगी। फैज़ान मिस क्या नाम है, अच्छा है ही एक ही है, अभी बस छुट्टी कर गए हैं। बताएं जी, जो अब फिर अब आप लोगों से ये एक्सपेक्टेशन है। अच्छा आ गया जवाब। मोहम्मद रहमान कह रहे हैं इम्पेयरमेंट लॉस का। गुड, ये भी एक आइडिया सही है। मुझे ये बताएं इसकी ड्राफ्टिंग कैसे करेंगे, या इशू समझ में आए? ये इवेंट बिफोर ईयर एंड हुआ है आफ्टर ईयर एंड? टाइम अपोर्शनमेंट का कोई इशू तो नहीं है मेरे ख्याल में, नहीं है। हालांकि बिफोर ईयर एंड है, हर सिचुएशन में नहीं होता। 3 होटल्स डैमेज हो गए, बात सुने, 3 होटल डैमेज हो गए हैं तो ये फिर गोइंग कंसर्न का मसला नहीं आ जाएगा? 95 वेरी गुड, 95 होटल्स हैं। यही एक्सप्रेशंस चाहिए थे जो मिस ने ना इस तरह कहा कि खुदा का खौफ करें। 95 होटल्स हैं, एक्सीलेंट। नहीं, दिस वाज वेरी जेन्युइन। तो ये, और ये वाकई पेपर में देखना है, पेपर में ये चीज़ देखनी है कि भाई अगर एक ही होटल है और वो डैमेज हो गया तो फिर गोइंग कंसर्न का मसला है। 95 है। All of the hotels only 2 years ago need extensive repairs, refurbishment at an estimated cost of $100 million, which has been provided in full. Impairment loss से पहले वो ये क्या कह रहे हैं कि इन्होंने इसकी extensive repairs, refurbishment करनी है, इसकी extensive repairs और refurbishment करनी है, तो इसमें उसकी प्रोविज़न कर दी गई है। जी सर, कोई मसला तो नहीं है, ऐसे ही करना चाहिए था, मतलब ठीक किया हुआ है। हंजला आप वैसे काफ़ी क्लोज थे, दोबारा पढ़ लें। हाँ, ये जो 2 डैमेज हुए हैं ना, उसका वो कह रहे कि इनको ना ठीक करने का जो खर्चा आना है वो आना है 100 मिलियन का। ये जो 100 मिलियन मैंने वो इधर मेंशन था, वो 100 मिलियन का जो खर्चा आना है ना, वो कह रहे हैं उसने उसकी प्रोविजन रिकॉर्ड कर ली है, हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन फुल। तो ठीक हो गया ना? 100 मिलियन तो 2 साल पुराने वाले होटल्स की वो सबका ले रहे हो, 95 पे 95 नहीं 95 नहीं, वो कह रहे 3 होटल्स जो कि रिवर के पास थे डैमेज हो गए। All of the hotels which were constructed only 2 years ago need extensive repairs and refurbishment at an estimated cost of $100 million, which has been provided in full. All of the, मतलब in all of these hotels. हाँ, ये अंग्रेजी में सही कह रही हैं, झोल हो गए। चलें, आप तो क्लियर हो गए। जी, सवाल कोई? IAS 37 आप लोगों ने पढ़े? देखिए, साथ IAS 30 अकाउंटिंग की भी प्रैक्टिस हो रही है। हाँ, ये आप सही सोच रही हैं, बिल्कुल ठीक डायरेक्शन में सोच रही हैं। अब आ जाएगा आंसर।
प्रोविजन क्या होती है? प्रोविजन होती है लायबिलिटी ऑफ अनसर्टेन अमाउंट और टाइमिंग। लायबिलिटी होती है प्रेजेंट, नहीं तो दूसरी तरफ एक्सपेंस ही रिकॉर्ड है, डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट प्रोविजन। वो तो अनसर्टेनिटी होती है ना, सर्टेन अमाउंट सर्टन है और ना 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 क्यों कह रहे हैं अमाउंट सर्टन है? कैसे कह दिया है? उसने लिखा विद एन एस्टिमेटेड। क्या बात है, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने कहा कोई प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है। याद है आप लोग एक केस पढ़, आप लोगों को वो स्पेसिफिक केसेस भी पढ़ाते हों, बल्कि मेरी भी बुक में, अपनी भी बुक के साथ प्रमोशन कर लूं, मेरी बुक में जो IAS 37 का स्नैपशॉट है, फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस या जो फ्यूचर में आपने एक्सपेंसेस करने होते हैं जिसमें आपका कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, उसको तो आप एज अ प्रोविजन रिकॉर्ड नहीं करते। आप लोगों ने ये केस पढ़ा भी होगा अकाउंटिंग में कि फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस के लिए आपने प्रोविजन रिकॉर्ड नहीं करनी। तो क्योंकि अच्छा, ये अच्छी बात हो गई। कौन सी, अच्छा चलें इस पे आप डिस्कस करते हैं, कौन सी कोई कानूनी ऑब्लिगेशन है, कोई कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है, कोई कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन? दो ही ऑब्लिगेशन मैंने पढ़ी थी, कंस्ट्रक्टिव और लीगल, दोनों ही नहीं है। कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन नहीं है, मतलब ये तो एंटिटी की चॉइस है, उसने नहीं ठीक करना। और कंस्ट्रक्टिव का अगर उसने वो करवाना होता ना उसे, तो वो फिर इस तरह की कोई गाइडेंस देता कि जी हिस्टोरिकली ये हमेशा इसको ठीक करते ही है। जी हाँ, अब इसमें तकरीबन मिस स्टेटमेंट कंफर्म हो गई है। तो आप असल में सवाल क्योंकि रिस्क से रिलेटेड, आप अभी प्लानिंग फेज में है ना, तो बेहतर होता है कि आप इस रिस्क को मार्क लेबल एज अ रिस्क ही करें। एक टेक्निक एक ही रख लें तो ज़्यादा बेहतर है। कोई वरना आप कंफर्म भी लिख सकते हैं कि ये ओवरस्टेट हुई नहीं है, वो भी चल जाएगा क्योंकि आपके पास क्लियर है। सर वैसे हमें ये से कंफर्म समझ नहीं आई थी कि प्रोविजन क्योंकि हैज बीन प्रोवाइडेड फुल, मुझे ये लगा था कि उन्होंने पे कर दिया है। हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन फुल, वो जिस तरह नहीं कहते इसको प्रोवाइड फॉर कर दें। इससे कैसे पता चलेगा कि अगर प्रोविजन है ही नहीं तो प्रोविजन इसने रिकॉर्ड किया? सर ये प्रोवाइडेड फॉर टुवर्ड्स प्रोवाइडेड इन फुल का मतलब ये जो प्रोवाइड फॉर होता है इसका यही मतलब होता है कि इसको प्रोवाइड फॉर कर दें। इसकी आई एम सॉरी, नहीं ये क्वेश्चन बनाने वालों ने ये किया। यस सर, वो स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड फॉर नहीं मतलब होता है ना कि आपने पे कर दिया 100 मिलियन इस पर। नहीं 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 नहीं, ये नहीं होता मतलब। दूसरी सर एग्जैक्टली मैंने प्रोविजन रिकॉर्ड करी, ये तो नहीं पता। सर अगर प्रोविजन नहीं है तो प्रोविजन का पॉइंट सर सभी हम पेमेंट पे जा रहे थे क्योंकि अगर पे करते इम्पेयरमेंट एक सेपरेट रिस्क हो सकता है, वो उसको रिस्क को भी डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन ये जो प्रोविजन वाला है, ये जो चले आज के बाद आप लोगों ने सीख लिया कि अगर कभी किसी ने कह दिया वी हैव प्रोवाइडेड फॉर दिस, अच्छा वैसे प्रोविजन और प्रोवाइडेड की अंग्रेजी की सिमेट्री दिख रही है? यस सर, लेकिन हमने उस तरह सोचा नहीं, उस तरह नहीं। फर्स्ट स्टेप पढ़ के अब लेकिन गोइंग फॉरवर्ड खुदा ना खास्ता इस तरह की लैंग्वेज अगर पेपर में आ जाती है तो आपको प्रोवाइडेड इन फुल, इट मींस इट समझ में ये आ जाएगा। ठीक है, हाँ ये अंग्रेजी चेक कर रहे जी। इसमें किसी का कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन? हैवी क्वेश्चन था मेरे ख्याल में, स्टार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से शायद इतना अच्छा स्टार्ट नहीं था, लेकिन कोई बात नहीं, घबराना नहीं है। हाँ तो ये क्योंकि इसमें अब जो लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी थी वो ज़रा हाई थी, मैं अभी आपको ड्राफ्टेड सोल्यूशन भी इसका दिखाता हूँ तो उससे आपको मज़ीद क्लैरिटी हो जाएगी। आप लोग ज़रा आंसर्स नहीं मिलेंगे, ये आंसर्स आप लोगों ने शेयर करने हैं। जो जो ये सबमिट करेगा ना लिख के, उसको सजेस्टेड सोल्यूशन मिल जाएगा। तो किसी एक को तो ये करना पड़ेगा इन सारे क्वेश्चंस के।
आता है कोई ज़रूरत, वो देखे ना ये बहादुरी होती है, वो कहते हैं नहीं चाहिए सोल्यूशन। आप लोग ज़रा क्वेश्चन नंबर 2 पे आए, मैं इसका आपको सोल्यूशन अभी वॉक थ्रू भी करवा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 ना ज़रा थोड़ा अगेन ज़हनी आजमाइश का सवाल है। सर रहमान कह रहे हैं सर प्रोविजन, एक क्वेश्चन अभी हुए है। हाँ रहमान कह रहे हैं सर ये प्रोविजन की बोल रही है क्योंकि प्रोविजन का क्राइटेरिया फुल कर रहा है। सही है, उनसे कहें कि रहमान इसमें कोई प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, सर प्रोविज़न तो ठीक रिकॉर्ड बट हुई है ना, क्योंकि ये तो प्रोविज़न का क्राइटेरिया फुल कर रहा है, नहीं फुलफिल कर रहा ना क्राइटेरिया, यही तो मसला है। ऑब्लिगेशन का इशू है ना, कोई ये तो नहीं है ना कि आपने उसको ठीक करना ही करना है, इस तरह की कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। अच्छा इनको मैं अलग से समझाऊंगा, ये ऐसे नहीं समझेंगे, ये जान के अब आए नहीं है ना, तो ये मेरे ख्याल में जी सर। आप लोग क्या करें, क्वेश्चन नंबर 2 को ना ज़रा इसकी रिक्वायरमेंट पढ़ें, सोचे इस तरह का सवाल पेपर में हो या चले नहीं, मेरे ख्याल में ये ज़्यादा हो जाएगा। आप क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाएं। अभी आप लोगों ने अपने ज़हन को काफ़ी प्रेशराइज़ किया क्वेश्चन 1 में, आप लोग 2 पे आ जाएं। सॉरी 3 पे मेरा मतलब है। मुझे सुनाने आंसर प्रॉपर प्रॉपर ज़रा ना समझे, खुदा ना ख्वास्ता 12 सितंबर 2022 मतलब समझे जो भी हाँ कि क्या लिखेंगे जी, क्या लिखेंगे। पहला डिफरेंस है कैम का, 4 मार्क्स के क्या नहीं वो बता नहीं ऐसे ना करें, बताने तो देना ऐसे। एक मेरी आप लोगों से सबसे एक हम्बल रिक्वेस्ट होगी, ये मैंने रिक्वेस्ट इनफैक्ट जब हमने सेशन स्टार्ट किया था ना 28 मार्च पे, उस पर मैंने की थी, कभी भी कोई स्टूडेंट अगर बता रहे आंसर तो मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट होगी, देखिए आप अगर कभी मेरे पे हंसेंगे ना मैं उस चीज़ को बिल्कुल नहीं माइंड करूँगा, लेकिन आपने कभी भी, ये मेरी रिक्वेस्ट है एंड आई होप यू वुड ऑल एग्री, इसको कोई बुरा नहीं मानेगा, हमने बिल्कुल नहीं हंसना, मेरी ये सारे स्टूडेंट्स एक आई एम सॉरी नहीं आपको शायद इशू ना हो, लेकिन ओवरऑल ना मैं थोड़ा सा इस मामले में सेंटी हूँ, तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। सर तो कैम नहीं आएगा, बिल्कुल सही आपने आइडेंटिफाई की। क्या होगा अदर इंफॉर्मेशन, अदर इंफॉर्मेशन नहीं सर, communicating relationship, get such compliance and safeguard ऑडिटर्स रिस्पांसिबिलिटी के लास्ट 2 पॉइंट्स हैं एग्जैक्टली। और सर एक सिग्नेचर में भी एक आएगा सिग्नेचर वाला पॉइंट, ये भी एक डिफरेंस है। अच्छा जो इंटरनेशनल SECP सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन की वो बात कर रहे हैं, गलती से मुंह से निकल के आएगा ये एंगेजमेंट पार्टनर वाला पॉइंट।
आगे जरा पूरा पढ़ लें। बेस्ड ऑन आइजाज एज, तो पाकिस्तान में तो कोई फर्क किया ही नहीं ना गया, चाहे लिस्टेड कंपनी हो चाहे अनलिस्टेड कंपनी हो, सब में इंगेजमेंट पार्टनर का नाम आता है। ये थोड़ी सी बात समझ में आई है? ये खाली एज एप्लीकेबल इन पाकिस्तान ऐड होने से तो ये पेपर ऐसा ही है। ठीक हो गई बात। और आखिरी 2 पॉइंट, मतलब जो एथिक्स की कंप्लाइंस कॉन्फर्मेशन आपने देनी होती है बोर्ड को, और उसके साथ एक और पॉइंट क्या है कि अगर कोई थ्रेट्स आइडेंटिफाई हुए हैं और क्या आपने सेफगार्ड्स अप्लाई किए थे वो बोर्ड को, सिर्फ ये 2 पॉइंट्स कैम और की। और फिर ऑडिटर्स, जब कैम सेक्शन नहीं आएगा ना, एक चीज समझ लें, एक और जो पॉइंट मेंशन करने के हवाले से, जब कैम सेक्शन नहीं आएगा तो ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी आखिर में कैम का पैराग्राफ आ रहा होता है ना, कि कैम क्या होता है, किस सिचुएशन में, वो वाला पैराग्राफ भी ओमिट हो जाएगा। तो कैम सेक्शन नहीं होगा, और आखिरी ये ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज के जो 2 पैराग्राफ्स हैं उसके हवाले से हमने बात कर ली। ठीक है, ये एक अच्छा आप लोगों का स्ट्रेस रिलीज हो गया इस क्वेश्चन से। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन 2 को ना ज़रा होल्ड पे रखनी है। 4th क्वेश्चन पे ज़रा आ जाएं। बल्कि 4th क्वेश्चन पे आ जाएं। ये ना मेरा वैसे गट फीलिंग है ये आएगा टेस्ट में, पेपर में। पता नहीं क्यों बार बार ना ख्याल आ रहा है कि ये इस तरह का सवाल आएगा। अच्छा, इससे पहले ना ज़रा वो जो जिस क्वेश्चन की वजह से आपका दिल बैठे उसका सलूशन देख लें। पहला पॉइंट जो आपने आइडेंटिफाई किया था, ये मैंने आप लोगों की आसानी के लिए वही किया, आइडेंटिफाई रेवेन्यू ग्रोथ ऑफ होटल इंडस्ट्री 20%, ब्लू बेल की 25%। अच्छा, याद है जब शुरू के दिन थे, रमज़ान का मुबारक महीना था, उस टाइम सिखाया था कि एक और स्टेप भी, और फिर लेकिन कहा था लिखना नहीं है, जब हम आगे जाएंगे तो इसको लिखना छोड़ देंगे। जब कभी फंसे इसके बारे में सोच ले। रिस्क इज रेवेन्यू में बी ओवरस्टेटेड, नॉट इन लाइन विद इंडस्ट्री। दूसरा, करंटली ट्राइंग टू सिक्योर लॉन्ग टर्म फाइनेंस, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ब्लू बेल्स रेवेन्यू ग्रोथ 25%, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 21%, रेवेन्यूज या तो ओवरस्टेट हुए, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या अंडरस्टेटेड है, और अंडरस्टेटमेंट वाया मिस क्लासिफिकेशन भी हो सकती है। मतलब अगर आपने कॉस्ट ऑफ सेल्स को उठाकर एडमिन एक्सपेंसेस में क्लासिफाई कर दिया, ये भी मिस स्टेटमेंट होगी। वैसे देखिए, टोटल प्रॉफिट पे तो कोई इफेक्ट नहीं हुआ, क्लासिफिकेशन भी तो एक असर्शन है, तो इस वजह से ये भी मिस स्टेटमेंट काउंट होगी। उसके बाद आप चौथा रिस्क क्या लिख रही हैं? ब्लू बेल्स रेवेन्यू ग्रोथ इज 25%, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वन ऑफ आइटम्स को एक्सक्लूड करके 13% से कम हुए हैं। 13% का वो जो परसेंटेज डिक्रीज था वो 13% था, तो वही वाला रिस्क दोबारा आ गया। डिपॉजिट के टाइम पे ये वो जो अभी डबल एंट्री करके दिखाई थी ना, ये लिखना नहीं है, ये नहीं लिखना। अभी जो अब आपके पास लेटेस्ट स्टेप्स है ना, बस वही लिखनी है। रिस्क इज रेवेन्यू ओवरस्टेटेड हो, डेफर्ड इनकम अंडरस्टेटेड हो। फिर उसके बाद आपके पास ये मेरे ख्याल में रिपीट हो गया। नंबर 7 पे आ जाएं। शेयर बेस्ड पेमेंट में मैंने वो कॉम्प्लिकेशन नहीं इंक्लूड की, बस ये कहा ये कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन, और पहली दफ़ा है ना, जिस तरह आपने कंसोलिडेशन का क्वेश्चन पहली दफ़ा जब किया, अभी भी गलतियां होती होंगी, लेकिन जब पहली दफ़ा किया था तो ज़्यादा मिस्टेक्स होती थी ना। तो कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन पहली दफ़ा हो रही है, तो उसमें वो क्या है, वो इनहेरेंटली रिस्किंग है, प्रोन टू एरर है, क्योंकि नॉन रूटीन ट्रांजैक्शन है। और नॉन रूटीन ट्रांजैक्शन का मसला ये होता है कि उसके ऊपर अशनास सूटेबल कंट्रोल्स नहीं बने होते। आप डर क्यों गए हैं? नॉन रूटीन ट्रांजैक्शंस के ऊपर सूटेबल कंट्रोल्स नहीं बने होंगे। शेयर ऑप्शंस वर ग्रांटेड ड्यूरिंग द ईयर। रिस्क क्या है कि एक्सपेंस शायद ओवरस्टेटेड हो, अगर और मिस इसरा मैं श्योर नहीं हूँ, मुझे नहीं पता, मैं कह रहा हूँ मेरे ख्याल में। और फिर और रिस्क कह के भी नहीं रोका, कह रहा हूँ रिस्क इज दैट एक्सपेंस मे हैव बीन।
प्रोविजन रिलेटेड एक्सपेंस रिकॉर्ड हो गया। फ्यूचर रिपेयर्स मेंटेनेंस एक्सपेंस के लिए अकाउंटिंग रूल क्या है कि क्योंकि कोई प्रेजेंट ऑब्लिगेशन नहीं है तो नहीं रिकॉर्ड होना चाहिए। रिस्क क्या है कि प्रोविजन, वो जो आप बात कर रहे थे, अच्छा यहाँ पर देखिए कंफर्म हो गया ना कि मिसस्टेटमेंट है। रिस्क इज दैट प्रोविजन एंड रिलेटेड एक्सपेंस हैज बीन ओवरस्टेटेड एज द प्रोविजन परटेन्स टू फ्यूचर एक्सपेंडिचर। अगर कोई इधर में भी लिख दे तो भी चल जाएगा, लेकिन असल में वैसे क्योंकि यहाँ पर कंफर्म हो रही है मिसस्टेटमेंट तो आप हैज बीन की बात करेंगे। अच्छा सॉरी, इसके बाद आप आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2, मेरे ख्याल में अभी रहने देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का मैं आपको आंसर बता दूं। की ऑडिट मैटर्स जो आपने बताया था, और आप ये देखिए उसने किस तरह अलग अलग फिर बताया है। स्टेटमेंट जो प्रोवाइड करनी थी वो TCWG को एथिक्स कंप्लायंस कॉन्फर्मेशन के हवाले से, और कैम का जो आखिरी, क्योंकि आप लोग जब मैं कैम का आपको बता रहा था आप लोग समझ रहे थे हमने बता दी है कि एक है कि कैम का सेक्शन उड़ गया, एक है कि कैम का सेक्शन उड़ गया, वो ये वाली बात है आपने वो बताई थी। दूसरी वाली बात आपने बताई थी, ये तीसरी वाली बात मैंने बताई थी कि वो जो कैम क्या होता है, वो जो सारे मामलात हैं ना कि फ्रॉम द मैटर्स कम्युनिकेटेड टू TCWG, जो मैटर्स ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंस इन द करंट पीरियड। बात समझ में आ रही है या नहीं? एक बात बता देता हूं, चलें, अगर आप कैम का सेक्शन वैसे देखें ना तो कैम की डेफिनेशन काइंड ऑफ 2 दफ़ा आ रही है। एक दफ़ा तो कैम के सेक्शन के अंदर, और एक दफ़ा ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जो आखिरी पैराग्राफ है ना, वो टाइम मिले तो देखिएगा, उसमें भी। नहीं समझ आ रही बात? नहीं समझ आई? क्लियर है। अच्छा, इसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 4 पे। अंडरस्टूड, असल में उसने ना पूछा डिफरेंसेस, थोड़ा सा ये बड़ा इन्होंने अच्छी बात की है, फर्क पूछे हैं ना। एक लिस्टेड कंपनी की रिपोर्ट रखें, ये लिस्टेड कंपनी की रिपोर्ट है और ये अनलिस्टेड कंपनी की रिपोर्ट है। ये बड़ा इन्होंने अच्छा सवाल किया, ये सुन लें बात। ये लिस्टेड कंपनी की रिपोर्ट है, ये अनलिस्टेड की है, ठीक है। इसमें अगर मैं आपसे कहूँ फ़र्क बताएं मुझे, तो फ़र्क 3 है ना। नहीं समझ आई? क्लियर हो गई बात? अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 पे। अच्छा, क्वेश्चन 4 को आंसर, क्वेश्चन नंबर 4 है क्या बेसिकली, उसमें रिक्वायरमेंट क्या है ज़रा देख लेती हैं। बड़ा मज़े का सवाल है। क्रिटिकली अप्रेज, क्रिटिकली अप्रेज का अगर बिल्कुल मैं लफ्जी तर्जुमा करूं ना तो इसको कहते हैं तनकीदी जायज़ा, क्रिटिसिज्म। आपने इन्वेस्टमेंट अप्रेजल पढ़ा हुआ है? अप्रेजल का मतलब क्या होता है? इवैल्यूएशन करना। मीटिंग। अच्छा, क्रिटिकली अप्रेज का क्या मतलब होता है? आप लोग इस तरह करें कि ये ना सवाल, एक तरफ ये सवाल रखें और दूसरी तरफ अपनी बुक ओपन कर लें। अब चैप्टर मैं नहीं आप लोगों को बताऊंगा, आपने क्या करना है, इसका क्रिटिकल अप्रेजल वाले सवाल को कैसे हल करना है, लाइन बाय लाइन कंपैरिजन। ज़रा ये कंपैरिजन जल्दी से कर लें। ये ना इनको एक कोई बंदा ग्रुप में बस अपनों को तो कम से कम लिख दें कि ये क्वेश्चन 4 का ना करें कंपैरिजन। ये अभी बस बंद हुआ थोड़ी देर पहले।
ये ना ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है, ये तकरीबन 90% तो ये आएगा पेपर में, क्रिटिकल अप्रेजल वाला। ये मिला के ना रिवीजन सेशंस, अल्लाह ताला खैर रखे, तो आप लोगों का जो पूरा कोर्स हुआ है ना ऑडिट का, वो 127 लेक्चर्स पे मबनी बने। आई कैप ने 130 घंटे कहे हुए हैं, और आपको पता है हमारी कोई भी क्लास 1.25 घंटे से, ज़्यादातर तो 1.5 से 1.25 घंटे के दरमियान हुई है, तो माशाल्लाह हमारा उससे ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट हुआ है। उन सारों को मिला के 127 लेक्चर्स बनी हैं, तो आप 127 पे तकरीबन 1.25 का तो मेरे ख्याल में फैक्टर लगा दें। बस अल्लाह ताला इसमें बरकत डाले और ये इस काम को ज़्यादा कर दे, थ्रू हो जाए बस। पानी का है कोई निज़ाम? पानी का जी सर, स्टार्ट करें डिस्कशन। चलें, 1 मिनट। 1 मिनट लिटरल टर्म्स में या फिगरेटिव टर्म्स में? लिटरल। हो गए पाकिस्तानी टर्म्स हो गया कंप्लीट। बिल्कुल सही बनी हुई है वैसे रिपोर्ट, को गलतियां तो ख़ास नहीं है ना, पता लग रही हैं। ठीक हो गया, मतलब हैं गलती। हो गया रेहान, क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। स्टार्ट में गलती है। अच्छा, आगे के जिसको ये नहीं पता उसने आगे तो क्या किया होगा, ये भी सही है, बस पेपर में ऐसे नहीं करना। हाँ, ये बहुत आसान है ना। कुछ चीज़ें देखें कॉन्सेप्ट बेस्ड हैं और कुछ वाकई वर्डिंग के हिसाब से, इसीलिए तो मैंने एक दीवार पे कुछ चीज़ें चिपकाने का कहा ना, उसमें से एक ये भी था। सर, अगर रिपोर्ट पैराग्राफ इंक्लूड नहीं है, मैनेजमेंट रिस्पांसिबिलिटी, तो उसको पूरा देखेंगे। ये बस मैं यही सुनना चाह रहा था, क्योंकि बताने वाले बताते हैं, मैं नहीं ये खुद आप बता रहा। आपने सवाल पूछा है मेरे से, सवाल ये है, मिस सवाल दोबारा पूछें और ज़रा ऊंची आवाज़ में पूछें। नहीं इसमें नहीं, मैं असल में इसमें ना मेरा बहुत दिल कर रहा है मैंने किसी को जवाब देने, तो वो हो जाएगा। अच्छा, सवाल बेसिकली किसी ने ना, स्टूडेंट ने मेरे से पिछले सेशन में पूछा था कि जी नहीं, ये सवाल मैंने पिछले सेशन में भी कराया था ना, तो इस वजह से, हाँ इस सेशन में बल्कि हुआ था। सवाल ये पूछा गया था टेस्ट के बाद भी कि भाई जो सेक्शंस रिपोर्ट, ये जो ड्राफ्ट दिया जाता है, इसमें मेंशन्ड ही ना हो, जो सेक्शंस मेंशन्ड ही ना हो, तो उसका बेसिकली सवाल पे वापस रिक्वायरमेंट पे लेके जाऊंगा। क्रिटिकली अप्रेज द एक्सट्रैक्ट, तो जब उसने कह दिया ना ये वाला हिस्सा, तो उस हिस्से तक अपने आप को लिमिट करना है।
मतलब उसके अलावा कोई भी अगर आप बात करेंगे। अच्छा वैसे कुछ लोग बताने वाले कहते हैं आपको ना आ रहा हो तो जो भी बाकी चीज़ें मिसिंग है वो लिख दें, लिखते रहें, टाइम ज़ाया करते रहें। ऐसा ना करें, किसी और क्वेश्चन पे टाइम इन्वेस्ट कर लें। ये बात सही है। बाकी ये क्वेश्चन तो आप लोगों को बहुत आसान, वाकई बहुत आसान लगा है। नहीं उसके बारे में कुछ नहीं, क्योंकि उसने आपको ना वापस रिक्वायरमेंट पे फिर लेके जाता हूँ। क्रिटिकली अप्रेज द एक्सट्रैक्ट, जो हिस्सा दिया हुआ है। अगर एक्सट्रैक्ट ना, ये अब एक और सवाल है, अगर एक्सट्रैक्ट ना लिखा होता ना फिर आप पूरी रिपोर्ट पे क्रिटिसिज्म करते। उसने सोच समझ के, और मैं वैसे अभी पेपर आया नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ एक्सट्रैक्ट लिखा हुआ होगा, लेकिन फिर भी आपने पेपर में ध्यान से एक दफ़ा रिक्वायरमेंट पढ़ लेनी, पता लगे ना लिखा हो लेकिन लिखा होगा। अच्छा जी, अब इस क्वेश्चन को आपने देख लिया है। अब नुस्खे पे आ जाएं। नुस्खे में सफ़ा नंबर 2, ड्राफ्टिंग टेक्निक फॉर ऑडिट रिपोर्टिंग क्वेश्चंस। रेहान आप पूछ रहे थे वो इम्प्लीकेशंस टाइप क्वेश्चन कौन सा होता है, जो दूसरा टाइप का वो वाले में कब वो वाली टेक्निक्स अप्लाई करनी है, वो होता है इम्प्लीकेशंस टाइप क्वेश्चन। ये पेज नंबर 2 पे उसकी ड्राफ्टिंग टेक्निक दी हुई है, ये नहीं इधर लगेगी। ऑडिट रिपोर्ट में ना 2 तरह के सवाल होते हैं। एक होता है वो सिचुएशन बताता है, कहता है इसमें रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशंस बताओ, वो ये वाली टेक्निक है, वो वाली है जो हमने क्लास में डिस्कस की थी। अब सफ़ा नंबर 3 पे आए, एग्जाम टेक्निक फॉर ऑडिट रिपोर्टिंग क्वेश्चंस, क्रिटिकल अप्रेजल। ये क्रिटिकल अप्रेजल वाला क्वेश्चन है ना कि वो आपको गलत रिपोर्ट बना के देते और उसमें से किसमें से गलतियां निकालें, तो उसमें आपने क्या चीज़ें करनी है। नंबर 1, कंपेयर लाइन बाय लाइन विद इलिस्ट्रेटिव रिपोर्ट्स इन आइजाज एंड आइडेंटिफाई एरर्स और ओमिशन। ये याद कैसे रहेगा सर? ये आप लोगों की तो माशाल्लाह से मेमोरी, आप लोग यंग हैं, मेमोरीज बहुत अच्छी है, सिर्फ आप उसको टेस्ट नहीं कर रहे। ये याद हो जाएगा, आप सिर्फ वो एक दफ़ा दीवार पे लगाएं और वो जो सुबह दोपहर शाम वाला चीज़ है वो करें। कैसे नहीं याद होगा? याद हो जाएगा, क्योंकि उसके बगैर ना मज़ेदार कंपैरिजन शायद आप नहीं कर। अच्छा उसके बगैर भी काफ़ी सारी चीज़ें वैसे पिक हो जाती हैं, लेकिन ये है कि अच्छा है ना कि बेहतरीन हो आंसर। ऑल्सो सी, एक और चीज़ का देखनी है कि टाइप ऑफ ओपिनियन, यूज़ ऑफ कैम, EOM, OM क्या वो, या MURGC क्या वो एप्रोप्रिएट हैं सिनेरियो में। और सर और मिस तीसरा पॉइंट देखें, रिस्ट्रिक्ट योर क्रिटिसिज्म टू द गिवन एक्सट्रैक्ट, अदर पॉइंट्स वुड बी कंसिडर्ड इरेलेवेंट। ठीक हो गई बात? अच्छा जी, अब आप लोगों को ये क्योंकि क्वेश्चन आसान लगा, कितने लोगों ने इसमें ये पहले वाला पॉइंट पिक कर लिया होगा? मेरे ख्याल में मेंबर्स वाला तो पिक हो गया था ना। अच्छा ये भी पिक कर लिया था कि ऑर्डर ठीक नहीं है। अच्छा और इसमें ना एक और गलती अभी मुझे पढ़ते हुए नजर आई है, जो सजेस्टेड सोल्यूशन जिन्होंने बनाया है, इन एडिशन द फर्स्ट 2 sections, opinion section, basis for opinion section। अगर ये ICAP के सजेस्टेड सोल्यूशन में भी पैराग्राफ लिखा हो तो आपने उधर भी उसकी वजह से मोटिवेट होकर गलत नहीं कर देना कि उधर भी सेक्शन होता है, पैराग्राफ होता है। ये कितनों ने पिक की है कि रेफरेंस टू एथिकल कोड नहीं आ रहा था कि IESBA's कोड ऑफ एथिक्स फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एज अडॉप्टेड बाय ICAP पिक हुआ है? सच बताएं। लिख, वेरी गुड। तो ये आपने बेसिकली इधर मेंशन इधर नहीं हुआ था, इसने कहा जिस ज्यूरिसडिक्शन में है उसका कोड। ठीक हो गई बात? आई एम सॉरी मैंने मिस कर दिया इसमें, समझे आप क्वेश्चन एज एप्लीकेबल इन पाकिस्तान के हिसाब से ही कर रहे हैं। अच्छा मटेरियल अनसर्टेनिटी समझ में आया था? क्या मसला था मटेरियल अनसर्टेनिटी में? वो जो लास्ट लाइन थी वो मिसिंग थी, है ना, ये मसला था। अशनास बिल क्या कर रहे हैं बताएं ना। इनकी
ये मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न। हाँ, इसमें इसी क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन नंबर 4 है सर। इसमें कोई मसला तो नहीं था ना, क्योंकि ये लोग कह रहे हैं कोई मसला नहीं था। हाँ, एक मसला इन्होंने बताया कि आवर ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस मैटर। इसे तो कैम में आना चाहिए था। रुकें जरा, बताएं। हाँ, तो बताया हुआ है ना। ये MURGC बताया हुआ है ना, और क्या बताएं। क्या नाम है, मोहम्मद उमैर, कुछ बताएं इस बारे में, कुछ इस पे रोशनी डालें। ये सर हमने एक और पॉइंट लिखा है। हाँ, वो भी पॉइंट बनेगा। क्या बात है, ज़बरदस्त। नहीं, ये MURGC वाले का बताएं, ऐसे गोल ना करें इसको। सही, जो हमने बात बताई ओपिनियन नॉट मॉडिफाइड, ये पॉइंट नहीं आएगा। आप लोग कह रहे हैं ये पॉइंट आएगा। हाँ, ओपिनियन तो नहीं। हंजला, अच्छा, ये क्या नाम है, रेहान, MURGC। अच्छा, आपने तो शुरू में ही कहा था कि मेरे ये शायाने शान नहीं है कि जिसको ऑर्डर ना पता हो मैं उसकी बनाई हुई रिपोर्ट पढूं। ऐसे इतना गुस्सा नहीं करना। But do not make any reference to the loan negotiation. तो होता तो था reference financial statement में जो मसला हाँ, अच्छा, रेफरेंस नहीं दिया ऑडिट रिपोर्ट में। इन्होंने ब्रेकअप बेसिस पे तो नहीं बनाए। तो MURGC में गोइंग कंसर्न बेसिस तो हल्का सा लिखा हुआ है इधर, गोइंग कंसर्न बेसिस अप्रोप्रिएट होती है और MURGC आता है। ये जो बता देना मैं मान जाऊंगा। ये वाला, ये क्या इधर मसला है? आंसर तो नहीं खोला हुआ मैंने। अच्छा, नहीं, वो गलती से आंसर खोल गया था। सर ये डेट का अगस्त में या आगे, अभी तो ये सही अगस्त की बात होती है, मार्च में वाला खत्म हो रहा है, तो आगे तो फ्यूचर के बारे में ही होता है ना मसला गोइंग कंसर्न का। मैं 15 तक गिनता हूँ, देखते हैं आप लोग बताओ। 2 मिनट चले 2। लेकिन वो इस सेक्शन में तो नहीं आएगा। मैं देखूं उधर से कोई रहमान साहब ने तो नहीं मैसेज किया, वो फौरन इस तरह जब सर ये बात सर बेसिस ऑफ ओपिनियन के सेक्शन में सर हमने डिस्क्लोजर नहीं किया था फाइनेंस। कोई कंसर्न बेसिस पे उसने फाइल अपडेट किया है या नहीं? सर तुम्हारा ओपिनियन वो होना चाहिए, डिस्क्लोजर नहीं किया था ना, ओपिनियन हमारा मॉडिफाइड होना चाहिए था। क्या बात है, वेरी गुड, यही बस बात थी। तो देखें, केयरफुल रीडिंग ऑफ सिनेरियो, केयरफुल रीडिंग ऑफ क्वेश्चन जो है उसकी इंपॉर्टेंस आपको समझ में आ रही है। इसमें सर जो क्वेश्चन था वो क्या था? वो था कि प्रेजेंटेशन एंड स्ट्रक्चर हमने बात कर ली, रेफरेंस टू एथिकल कोड, मटेरियल अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग गोइंग कंसर्न। इसमें मसला था कि आपका लेकिन MURGC आना तो चाहिए था ना। नहीं आना चाहिए भाई, या MURGC होगा
या उसके ऊपर ओपिनियन क्वालिफाई होगा, दोनों को एग्जिस्ट नहीं कर सकते। ये क्या होता है, मेरी वजह से कंफ्यूजन होती है या अभी तो खैर टाइम है, पक्का हो जाएगा ये। अच्छा सॉरी, आगे नहीं, लॉन्ग, इसके बाद वो जो अदर इंफॉर्मेशन है, सर अदर इन्फॉर्मेशन नहीं हो ये इसमें वो जो अदर इंफॉर्मेशन क्या होती है? अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अदर, ये वो वाली अदर नहीं, अदर इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन अदर देन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड द ऑडिटर्स रिपोर्ट। ये जो एनुअल रिपोर्ट होती है ना कंपनी की, इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और ऑडिटर्स रिपोर्ट के अलावा भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, मसलन डायरेक्टर्स रिपोर्ट, चेयरमैन्स रिव्यू, उसका एक सेक्शन ऑडिट रिपोर्ट में आता है, ताकि यूजर्स हमारे मत्थे ना बाद में लगें कि उधर कोई चीज़ गलत थी। हाँ जी, क्या हुआ, इसमें कोई मसला तो नहीं है ना? ये कैम में आना चाहिए था बस। हाँ, लास्ट पॉइंट, सिर्फ लास्ट नहीं ना देखेंगे, सारे पॉइंट्स देखती हैं। ये सारी ठीक है, सही है। उसके बाद आगे आ जाएं, उसके बाद रिक्वायर्स द सिग्निफिकेंस ऑफ द जजमेंट requires us to disclose the issue as other information which is relevant to users of the financial statements। दो मुबाहिसे के पॉइंट्स हैं, which is emphasis of matter पैराग्राफ में क्या होता है, which is fundamental to user understanding, पहली बहस का पॉइंट, अभी बहस खत्म नहीं हुई। Which is, ये आप देख रही हैं, इसी के लिए मेरे ख्याल में वो शेर बना था, एक नुक्ता महरम से मुजरिम वाला जो था ना, वो इसी मौके के लिए था। हाँ? क्या 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 पता लग रहा है आप लोग मेरे स्टूडेंट्स हैं, वेरी गुड, दिल खुश किया आप लोगों ने, बिल्कुल, क्योंकि ये गलती है, मटेरियल रिगार्डिंग नहीं होना चाहिए, रिलेटेड टू होना चाहिए, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, एक ही मीनिंग है, लेकिन बिल्कुल एक ही है, लेकिन स्ट्रिक्टली स्पीकिंग आयजा ने एक स्पेसिफिक चीज़ डिक्टेट की है। जिस तरह एक मैंने ना रिपोर्ट एक दफ़ा देखी थी, उसमें लिखा हुआ था ओपिनियन एडवर्स। अब समझ तो आ रहा है लेकिन नहीं समझ आ रहा ना, आयजा ने तो कहा है एडवर्स ओपिनियन। सर जब आप लोग रियल लाइफ में भी क्रिटिकल असेसमेंट इस तरह से करते तो करती एग्जैक्ट लाइन बाय लाइन कंपैरिजन होता है, एग्जैक्ट। सर तो फिर तो मेरी रट्टा पानी है वो पूरी छोटे-छोटे वर्ड्स और छोटे-छोटे, मैं इस एरिया के लिए तो मैंने ऑप्शन इनएप्रोप्रिएट है इधर पहले ये बताया, और फिर क्या बताया कि भाई अदर इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल तो डिफरेंट होता है, उसका पर्पस बताया, और वो पर्पस बताने के बाद आपने क्या बताई बात कि भाई यहाँ पर जो डिस्क्लोजर है वो तो आयजा 701 के मुताबिक एक की ऑडिट मैटर लग रहा है, क्यों की ऑडिट मैटर लग रहा है उसको प्रूव करना है कि ये क्यों की ऑडिट मैटर लग रहा है, वाज ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंस इन द करंट पीरियड ऑडिट, और उसमें आपको ये सारे फैक्टर्स बताए थे ना, रिस्क था, जजमेंट थी, एस्टिमेशन थी, सिग्निफिकेंट इवेंट था, तो इस वजह से वाज ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंस। तो ये वाली बात जो आपको फिर बताई हुई थी कि जी सिग्निफिकेंट जजमेंट सप्लाई हुई हैं, हाई रिस्क इन्वॉल्व था, और अच्छा वो जो आपकी बहस उस टाइम नामुकम्मल रह गई, इधर सपोज कर लें लिखा होता, काश के लिखा होता, चले नहीं लिखा हुआ समझे, फंडामेंटल ही लिखा हुआ था, फंडामेंटल टू यूजर। ये मिस का क्वेश्चन आप लोगों को पता है क्या है, और बड़ा जेन्युइन क्वेश्चन है। क्वेश्चन मिस ने ये पूछा है, क्वेश्चन मिस ने ये पूछा है कि जो चले शुरू का पार्ट तो ठीक है, उन्होंने कहा ये ऊपर ऊपर से मत बताएं, शुरू का पार्ट तो ठीक है, जजमेंट है, रिस्क है, लेकिन आखिरी भी तो लाइन पढ़े, सारे आ जाए जरा आखिरी लाइन पे, आ गए सारे,
आखिरी लाइन में वो कहती हैं, लिखा हुआ है द सिग्निफिकेंस ऑफ द जजमेंट रिक्वायर्स अस टू डिस्क्लोज द इशू एज अदर इंफॉर्मेशन व्हिच इज रेलेवेंट टू द यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब पहला आर्ग्यूमेंट मैंने मिस को क्या दिया, मैंने कहा कि जी फंडामेंटल नहीं लिखा हुआ। अब चलो अगर एक बेनिफिट ऑफ डाउट दे दिया जाए कि रेलेवेंट मतलब शायद लिखने वाला फंडामेंटल ही कहना चाह रहे हैं। अगर ये फंडामेंटल टू यूजर अंडरस्टैंडिंग है तो ये सर ईओएम की डेफिनेशन मीट कर गया, एडिक्वेटली प्रेजेंटेड एंड डिस्क्लोज्ड है। दूसरी क्या चीज है, फंडामेंटल टू यूजर अंडरस्टैंडिंग है तो ईओएम की डेफिनेशन मीट कर गया। लेकिन मैंने कल आप लोगों को ईओएम के हवाले से एक चीज बताई थी कि जब भी आपका दिल करे कि ईओएम इंक्लूड कर लूं तो सीट थोड़ी पीछे करनी है पहले पेपर में अगर बैठे हो। फिर क्या सोचना है, 3 चीजें कि क्या ये मैटर कैम तो नहीं है। अब जैसे ही कैम का बहकावा आया ना तो फिर कंपनी का स्टेटस देख लें, क्या ये लिस्टेड कंपनी है, हाँ ये लिस्टेड कंपनी है तो करंट पीरियड है तो ये कैम की भी डेफिनेशन मीट कर गया, कैम की भी डेफिनेशन मीट हो गई, ईओएम की भी डेफिनेशन मीट हो गई तो ये कैम में रिपोर्ट हो गया। सर अगर ये जी अगर ये ईओएम होता लिस्टेड अनलिस्टेड कंपनी और ये कैम डेफिनेशन मीट कर रहा था और लिस्टेड कंपनी होती लेकिन नहीं, कंपनी लिस्टेड होती कैम की डेफिनेशन नहीं मीट कर रहा होता तो फिर ईओएम में ईओएम होता तो हम लिखते ना कि कैम इसमें नहीं है, यानी कैम सेक्शन में लिखते होता है ना फिर वी हैव डिटरमिन्ड दैट देयर आर नो की ऑडिट। अच्छा इन पहली बात मैंने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करना है ना एक्सट्रैक्ट तक। क्या एक ऑडिट रिपोर्ट में एक ही कैम होता है? मल्टीपल कैम्स हो सकते हैं ना। की ऑडिट मैटर्स जी। और ऐसा अच्छा नहीं, ऐसा हो सकता है कि एक ऑडिट रिपोर्ट में एक ही कैम हो लेकिन मोर देन 1 कैम भी हो सकते हैं जी। अगर नो भी हो, ये एक सवाल पेपर में ना आ जाए कहीं कि लिस्टेड कंपनी के ऑडिट रिपोर्ट में कैम का सेक्शन हमेशा आएगा। हाँ, लिस्टेड कंपनी के कैम ऑडिट रिपोर्ट में कैम का सेक्शन हमेशा आएगा। हाता के मतलब समझते हैं, यहाँ तक के कोई कैम ना हो। अगर कोई कैम नहीं भी आपने डिटरमिन किया ना, जो कि बड़ी रेयर सिचुएशंस में होता है, तो आप लिखेंगे वी हैव डिटरमिन्ड दैट देयर आर नो की ऑडिट मैटर्स। फिर वो जो ऊपर की इंट्रोडक्टरी लैंग्वेज है वो नहीं आएगी। सर लेकिन मॉडिफाइड ओपिनियन में पता चल गई है कि ये है, ठीक है, तो फिर हम वो वाला पॉइंट भी लिखेंगे, क्रॉस रेफरेंस वाला पॉइंट वो आ जाएगा। वो आ सर जाएगा। ऐसा हो सकता है लिस्टेड कंपनी के ऑडिट रिपोर्ट में ईओएम आए और कैम नो कैम्स आए और लेकिन ईओएम आ जाए। हो सकते हैं क्योंकि आइजा रिकॉग्नाइज इट इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली रेयर कि कैम ना हो, लेकिन हो सकता है। मिसाल मैं आपको इसकी दे देता हूं। एक मटेरियल नॉन एडजस्टिंग इवेंट है सर, जूम का ये नहीं, इसका कुछ फिर आपको ज़रा मॉनिटर करना पड़ेगा। वैसे उनसे कहें कि बस ख़त्म। कहाँ पे कोई कंप्लेंट आ रही है? अच्छा, पर वो उसमें मैसेज कर दें कि अभी जो है ना वो हम इसको ब्रेक कर रहे हैं। ये कहाँ से अटेंड कर रहे हैं? ये हारिस दुबई से। अच्छा, कोई मेल नहीं है? नहीं कोई और होगा ना। अच्छा, क्या नाम है? क्या बात कर, हाँ मैं मिसाल आपको देने लगा था। मिसाल क्या है कि एक मटेरियल नॉन एडजस्टिंग इवेंट है जिसमें सिग्निफिकेंट ऑडिट अटेंशन नहीं रिक्वायर्ड थी, तो उसको ईओएम में बता दिया और वो कैम का सेक्शन खाली है। कैम में वही कहा कि वी हैव डिटरमिन्ड दैट देयर आर नो की ऑडिट मैटर्स। सर जी, एक और बात, जी जैसे पूछें। कि ये अदर इन्फॉर्मेशन वाला, यहाँ अदर इन्फॉर्मेशन नहीं होती, क्या होना था। तो अगर फॉर एग्जांपल हमने ये बता रही है कि यहाँ पर क्या होना चाहिए था, तो अगर हम किसी सेक्शन को उठा के क्या में रख दें तब तो ये कंप्लीट लेकिन नहीं है, क्योंकि इसमें वो वाली बात भी नहीं है कि सेपरेट ओपिनियन हमें मैटर्स में, वो जो इंट्रोडक्टरी वाला था वो लिखेंगे ना आप सारा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो फिर आप सारा लिखेंगे कि भाई इसमें वो इंट्रोडक्टरी लैंग्वेज आएगी जिसमें आप कैम को डिफाइन करेंगे और ये कहेंगे कि इसके ऊपर सेपरेट ओपिनियन नहीं है, और उसके बाद यहाँ तक लिखेंगे कि आपने बताना है ये क्यों मैटर कैम है,
क्रॉस रेफर करेंगे रेलेवेंट नोट से, अभी तो इधर रेलेवेंट क्रॉस रेफरेंस भी नहीं आ रहा, और हाउ द मैटर वाज एड्रेस्ड इन द ऑडिट, वो सारी फिर जो रटी रटाई चीज़ें हैं ना वो छाप देंगे। बेसिकली ऑडिट क्या है, वहाँ तक पहुँच जाओ और वहाँ से आगे किताब छाप दो। नहीं समझ आ रही सर अदर मैटर जी। में सिर्फ ऑडिटर फर्स्ट टाइम करेगा, उसके अलावा और कौन कौन से पॉइंट्स होती थे? अच्छा, अदर मैटर पैराग्राफ की और क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं, जरा आए इस पे, सफ़ा नंबर कौन सा पेज है, पेज नंबर 13, पेज नंबर 13 में एग्जाम्पल्स हैं। इनिशियल ऑडिट पहली एग्जाम्पल, बहुत दफ़ा हमने क्योंकि याद की थी तो पहली एग्जाम्पल वही लिखी है। दूसरा क्या है, सब्सिक्वेंट इवेंट्स। याद है जब आयजा 560 पढ़ा रहा था, और अगर नहीं भी याद तो अभी हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक में पढ़ना है हमने, उसमें चॉइस थी कि फैक्ट्स डिस्कवर हो रहे हैं आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, तो आप EOM या OM यूज़ कर सकती हैं। रिपोर्टिंग ऑन मल्टीपल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क्स, अगर एक कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 2 फ्रेमवर्क्स के तहत बन रही हैं, वो FS ऑडिट रिपोर्ट हो स्पेसिफिक यूजर्स के लिए, या डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन आपने दिया, लेकिन डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन से पहले याद है ना कल देखा था कि पहली चॉइस क्या होती है, विड्रॉ कर जाओ, लेकिन आप किसी भी प्रैक्टिकेबिलिटी या लैक ऑफ पॉसिबिलिटी की वजह से विड्रॉ नहीं कर सके तो आप डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे रहे हैं ना, तो साथ आप अदर मैटर पैराग्राफ में बता दें रीजंस कि आप क्यों विड्रॉ नहीं कर सके। बस चलें, जैसे आप लोग कहते हैं, जैसे ही आप लोगों ने देखे कहा है कि बस कर दें, हमने क्लास कंक्लूड कर दी है। हम इंशाल्लाह ताला इसको 2 o'clock पे रेज्यूम करते हैं, ठीक है, 2:05